वारम वेलकम टू ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 6 जो बायोलॉजी है उसका। चैप्टर 6 जो हमारा है वो है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। देखिए आज हम डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इट्स द सेकंड चैप्टर ऑफ जेनेटिक यूनिट्स। यानी हमने कहा था जेनेटिक्स के अंदर हमें 3 चैप्टर डिस्कस करने हैं। फर्स्ट चैप्टर इज़ द इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस बेस्ड ऑन मेंडल्स लॉ, जो हमने डिस्कस कर लिया। और सेकंड चैप्टर है हमारा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। देखिए मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस मीन्स क्या होता है, हमें डिस्कस करना है द मोलिक्यूल which responsible for inheritance। यानी इस चैप्टर में हमें डिस्कस करना है कि कौन सा जो मॉलिक्यूल है वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, इनहेरिटेंस के लिए। इनहेरिटेंस का हमने देखा था कि ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम जनरेशन टू अनदर जनरेशन, या हम कह सकते हैं ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू न्यू जनरेशंस और प्रोजेनी, इट मीन्स इनहेरिटेंस। यानी हम कह सकते हैं कि जो इनहेरिटेंस है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनका जो ट्रांसफ़र है उसके लिए कौन सा मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल है वो इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना है। तो देखिए इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड। अब देखिए न्यूक्लिक एसिड कौन कौन से होते हैं। न्यूक्लिक एसिड होते हैं डीएनए और आरएनए। यानी हम कह सकते हैं डीएनए एंड आरएनए आर द मॉलिक्यूल विच रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस। तो देखिए इसका नाम न्यूक्लिक एसिड कैसे हुआ। एक साइंटिस्ट थे अल्टमान जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने बताया कि न्यूक्लिक एसिड आर फाउंड इन न्यूक्लियस एंड दे हैव ए एसिडिक प्रॉपर्टी। सो डीएनए एंड आरएनए आर बेसिकली नोन एज न्यूक्लिक एसिड। यानी ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट है और इनकी जो प्रॉपर्टी है वो कैसी है, एसिडिक है। इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। इस चैप्टर के अंदर अगर हम बात करें सबसे पहले तो डीएनए और आरएनए की, तो हम कह सकते हैं कि न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड आर वेरी कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल which present in all living organism। यानी हम कह सकते हैं कि जो ऑर्गेनिजम्स की अगर हम बात करें तो उन सभी के अंदर क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है। और न्यूक्लिक एसिड जो है वो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। जब हमारी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई थी तो हमने बायोमोलिक्यूल चैप्टर पढ़ा था, जिसके अंदर हमने डीएनए पढ़ा था। डीएनए इज ए मैक्रो मॉलिक्यूल्स। तो उसी का कुछ पोर्शन हमें रिवाइज भी करना पड़ेगा, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर भी हमें क्या पढ़ना है, स्ट्रक्चर्स ऑफ डीएनए। तो देखिए न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं वो वेरी कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, क्योंकि हम देखेंगे इसको कि इट्स ए पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बाइंड होने से हम कह सकते हैं न्यूक्लिक एसिड और डीएनए का फॉर्मेशन होता है। तो ये कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल है जो कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। दूसरी बात अगर हम बात करें, न्यूक्लिक एसिड आर 2 टाइप्स। 2 टाइप के होते हैं ये। पहला टाइप तो हम कह सकते हैं डीएनए, और दूसरा कौन सा होता है आपका, आरएनए। यानी न्यूक्लिक एसिड कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। डीएनए किसको कहते हैं हम, डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और अगर हम आरएनए की फुल फॉर्म की बात करें तो आरएनए की फुल फॉर्म है आपकी राइबो न्यूक्लिक एसिड।
तो देखिए डीएनए और आरएनए के अंदर कुछ डिफरेंस होते हैं, मेजर डिफरेंस होते हैं, उनको भी हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं हम किसकी, न्यूक्लिक एसिड की। तो न्यूक्लिक एसिड के अंदर अगर डीएनए और आरएनए की अगर हम बात करें, तो अगर प्रोकैरियोटिक सेल की अंदर बात करें तो न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं वो फ्री फॉर्म में होते हैं। हम कह सकते हैं इन प्रोकैरियोटिक सेल न्यूक्लिक एसिड आर फाउंड इन फ्री फॉर्म, यानी हम कह सकते हैं फ्री फॉर्म के अंदर मुक्त रूप से होते हैं, किसी के साथ जुड़े हुए नहीं होते। किसके अंदर, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, यानी लेस डेवलप्ड जो स्ट्रक्चर्स होती है, बैक्टीरियल सेल होती है, उसमें न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं वो फ्री फॉर्म के अंदर होते हैं। अगर हम बात करें यूकैरियोटिक सेल की, हम कह सकते हैं इन यूकैरियोटिक सेल न्यूक्लिक एसिड बाइंड विद हिस्टोन प्रोटीन, यानी हम कह सकते हैं कि जो यूकैरियोटिक सेल होती है उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड किसके साथ बाइंड होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन के साथ, और उसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियो प्रोटीन। उसको क्या कहा जाता है, न्यूक्लियो प्रोटीन फॉर्म के अंदर होते हैं। यानी हम कह सकते हैं यूकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो हिस्टोन प्रोटीन के साथ क्या होता है, बाइंड होता है। अब हम बात करते हैं किसकी, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। तो डीएनए जो होता है वो एक जेनेटिक मटेरियल के अकॉर्डिंग काम करता है। यानी हम कह सकते हैं जो डीएनए होता है वो एक जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि इनहेरिटेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हम कह सकते हैं डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल, डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल which responsible for इनहेरिटेंस। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इनहेरिटेंस के लिए क्या होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है। बट अगर हम बात करें आरएनए की, एंड आरएनए take parts in प्रोटीन सिंथेसिस। देखिए इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि जो डीएनए होता है वो तो जेनेटिक मटेरियल होता है। एक्सपेरिमेंट भी करेंगे, हम एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी करेंगे कि डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल, बट आरएनए पार्टिसिपेट्स इन प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस। तो इस चैप्टर के अंदर हमें प्रोटीन सिंथेसिस भी पढ़ना है, तब हम देखेंगे कि आरएनए जो होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस की जो प्रोसेस है उसके ऊपर क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। तो हमने देखा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इट मीन्स द मॉलिक्यूल विच रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस, यानी ऐसा मॉलिक्यूल जिससे इनहेरिटेंस होता है। आपको पता है वो कौन होता है, न्यूक्लिक एसिड। इट प्रेजेंट इन न्यूक्लियस एंड दे हैव ए एसिडिक प्रॉपर्टी, सो दे आर नोन एज न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड आर वेरी कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल विच प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये प्रेजेंट होता है। न्यूक्लिक एसिड आर टू टाइप्स, one is the DNA and other one is the RNA. Full form of DNA is the deoxyribonucleic acid and full form of RNA is the ribonucleic acids. In prokaryotic cell nucleic acid are found in free form, यानी वो free form में होते हैं, किसी के साथ जुड़े हुए नहीं होते। और in eukaryotic cell nucleic acid bind with histone protein and forms the nucleoprotein. After that DNA is a genetic material which is responsible for inheritance, यानी करेक्टर्स जब जाएंगे आगे वाली जनरेशन्स में उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है डीएनए। और आरएनए होगा वो किस में पार्टिसिपेट करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस के अंदर ये पार्टिसिपेट करता है। नोट कर लीजिए इसको।
Now students, we are discussing the first nucleic acid, that is the genetic material DNA। अब हम पढ़ेंगे डीएनए के बारे में। डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो सबसे पहले तो हमें पता है डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल एंड इट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। यानी हम कह सकते हैं डीएनए ट्रांसमिट द कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू न्यू जनरेशन और प्रोजेनी। सेकंड, अगर हम बात करें डीएनए की, तो लेंथ जो है डीएनए की वो अलग अलग होती है और वो डिपेंड करती है नंबर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड पे। क्योंकि जब हम स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे डीएनए की, और हमने पहले भी डिस्कस किया था जब मैंने आपको +1 के अंदर बायोमोलिक्यूल वाला चैप्टर डिस्कस किया था, तो मैंने कहा था डीएनए इज़ द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड के नंबर पर इसकी लेंथ जो होती है वो वेरी करती है। तो हम कह सकते हैं लेंथ ऑफ डीएनए इज डिफरेंट इन वेरियस ऑर्गेनिज्म due to the number of न्यूक्लियोटाइड। यानी जो न्यूक्लियोटाइड का नंबर होता है वो अलग अलग होता है। उसी से हम कह सकते हैं कि जो डीएनए है उसकी जो लेंथ है वो भी क्या होती है, अलग अलग होती है। जैसे अगर हम बात करें 5 × 174, ये बैक्टीरियोफेज का एग्जाम्पल है। 5 × 174 क्या है, एक बैक्टीरियोफेज है। और इसके अंदर अगर हम बात करें न्यूक्लियोटाइड या बेस पेयर की, तो कितने होते हैं 5386। उसके बाद हम करते हैं किसकी, लैम्डा फेज जो बैक्टीरियोफेज होता है, तो लैम्डा फेज में कितने होते हैं 48502। कितने होते हैं 48502। यानी इसके अंदर कितने बेस पेयर या न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं 5 × 174। जो बैक्टीरियोफेज है उसके अंदर जो नंबर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड हैं वो है 5386। और लैम्डा फेज के अंदर कितने हैं 58502। इसका मतलब इससे इसकी लेंथ क्या है, ज़्यादा है। अब बात करते हैं किसकी, ह्यूमन्स की। तो ह्यूमन्स के अंदर कितने होते हैं 3.3 × 10⁹ बेस पेयर या न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो किसके अंदर होते हैं, ह्यूमन्स के अंदर होते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि जो डीएनए होता है उसको अगर हम डिस्कस करें तो डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल। और डीएनए की जो लेंथ है वो अलग अलग है और वो डिपेंड किस पे करती है कि हाउ मच या हाउ मैनी न्यूक्लियोटाइड्स आर प्रेजेंट इन डीएनए, उसके ऊपर डिपेंड करती है डीएनए की लेंथ। और 5 × 174 है, उसके अंदर न्यूक्लियोटाइड है आपके 5386 और लैम्डा फेज के अंदर है 48502। यानी 174 बैक्टीरियोफेज से लैम्डा फेज का जो बैक्टीरियोफेज का जो डीएनए है उसकी लेंथ ज़्यादा है। और इससे भी बहुत ज़्यादा किसकी है, ह्यूमन्स की है। तो हम कह सकते हैं द लेंथ ऑफ डीएनए इज वेराइज अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनिजम्स ड्यू टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ओके, तो नोट कर लीजिए इसको आप। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा डीएनए इज द पॉलीमर ऑफ ए न्यूक्लियोटाइड। नाउ स्टूडेंट्स वी आर डिस्कसिंग द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। अब हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ
डीएनए कि डीएनए होता है उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, या हम कह सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। एक ही बात है, क्योंकि आपको पता है डीएनए इज द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, सो इट्स नॉन एज पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो देखिए स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए की बात करें तो सबसे पहले तो आपको पता है डीएनए क्या है, मैक्रो बायोमोलिक्यूल। क्योंकि बायोमोलिक्यूल के अंदर हमने पढ़ा था मैक्रो बायोमोलिक्यूल एंड माइक्रो बायोमोलिक्यूल। और मैक्रो बायोमोलिक्यूल वे होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो डीएनए का मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल। तो हम कह सकते हैं डीएनए इज ए मैक्रो बायोमोलिक्यूल, मैक्रो बायोमोलिक्यूल which polymer of nucleotide। ये किसका पॉलीमर होता है, न्यूक्लियोटाइड का। अब बात करते हैं कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। जैसे बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा था कि जो न्यूक्लियोटाइड होता है, तो न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या होते हैं। सबसे पहले बात करें न्यूक्लियोटाइड के अंदर होता है नाइट्रोजन बेस। दूसरा हम कह सकते हैं इसके अंदर होता है पेंटोस शुगर। और तीसरा इसके अंदर होता है फॉस्फेट ग्रुप। तीसरा इसमें होता है फॉस्फेट ग्रुप। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि नाइट्रोजन बेस, पेंटोस शुगर और फॉस्फेट ग्रुप, ये तीन चीज़ें इसके अंदर प्रेजेंट होती है, जिनको हम अलग अलग हमें पढ़ना है। अगर हम सबसे पहले बात करें किसकी, नाइट्रोजन बेस की, तो डीएनए के अंदर अगर हम नाइट्रोजन बेस की बात करें तो नाइट्रोजन बेस को हम दो क्लास के अंदर डिवाइड करते हैं बेसिकली। एक तो होता है आपका प्यूरिन, प्यूरिन्स होते हैं। दूसरा टाइप का जो नाइट्रोजन बेस होता है वो होता है आपका पायरिमिडीन्स। अब आप कहोगे सर एडिनिन, थाइमिन, ग्वाइनिन और साइटोसिन भी होते हैं ना, तो उन्हीं को तो हम कहते हैं ना प्यूरिन और पायरिमिडीन्स। मतलब ये स्ट्रक्चरल डिफरेंस है इनके अंदर, स्ट्रक्चरल बेस पे हम उनका नाम देते हैं प्यूरिन और पायरिमिडीन। प्यूरिन के अंदर कौन कौन से नाइट्रोजन बेस आते हैं, प्यूरिन के अंदर जो नाइट्रोजन बेस आता है एक तो आता है आपका एडिनिन। एडिनिन को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से। दूसरा हम कह सकते हैं ग्वाइनिन आएगा, ग्वानिन। ग्वानिन को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, जी से। तो प्यूरिन क्यों बोलते हैं इनको, क्योंकि एडिनिन और जो ग्वाइनिन होता है ना, इसके अंदर हम कह सकते हैं, जब आप इसकी स्ट्रक्चर देखोगे प्यूरिन्स की, तो इसके अंदर हम कह सकते हैं कि इनकी जो स्ट्रक्चर होती है ना, वो होती है डबल रिंग स्ट्रक्चर। कैसी स्ट्रक्चर होती है इनकी, डबल रिंग स्ट्रक्चर होती है। जैसे आप केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हो ना, जैसे रिंग्स होती है, जैसे ये रिंग कैसी होती है, इसमें 6 कार्बन है तो इसको हम क्या बोलते हैं, हेक्सोज रिंग। और अगर मान लीजिए ऐसे 5 कार्बन की रिंग होती है तो उसको क्या बोलते हैं हम, पेंटोस। तो ऐसे ही अगर आप एडेनिन और ग्वाइनिन की स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसके अंदर आपको ऐसी 2 रिंग्स दिखाई देंगी, एक तो हेक्सोज रिंग होगी और एक क्या होगी, पेंटोज। यानी ये क्या है, डबल रिंग स्ट्रक्चर। यानी मैं कह सकता हूँ, ब्रैकेट में लिख दिया मैंने, 1 हेक्सोज रिंग और एक इसमें क्या होती है, 1 पेंटोस रिंग। मतलब इसमें हम कह सकते हैं कि ये रिंग स्ट्रक्चर होती है, बट इसमें रिंग कितनी होती है, 2 होती है। तो इनकी स्ट्रक्चर लगभग सिमिलर होती है एडेनिन और ग्वाइनिन को, जिसको कंबाइंड फॉर्म में हम क्या कहते हैं, प्यूरिन कहते हैं। अब बात आती है किसकी, पायरिमिडीन की। तो पायरिमिडीन के अंदर 3 नाइट्रोजन बेस आते हैं, थाइमिन आएगा, साइटोसिन आएगा और यूरेसिल आएगा। अब आप सोचोगे सर ये यूरेसिल कहाँ से आ गया, तो देखिए जब हम आरएनए की स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे तो उसमें थाइमिन की जगह क्या होता है, यूरेसिल होता है। तो थाइमिन, साइटोसिन और जो यूरेसिल्स होता है उसको कंबाइन फॉर्म में हम क्या कहते हैं, पायरिमिडीन कहते हैं। और ये क्या होती है, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होती है। यानी हम कह सकते हैं ये कैसी होती है, इट्स ए सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। इसमें एक ही रिंग होगी। देखिए स्ट्रक्चर हम यहाँ पर मेंशन नहीं कर रहे हैं क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर स्ट्रक्चर नहीं दे रखी, तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स फॉर्मेशन का कोई यहाँ पर कोई मतलब नहीं है इसका।
ठीक है ना, कोई यूज़फुल नहीं है अपने लिए, तो नहीं बनाएंगे इसको। बस ये थोड़ा बेसिक बता रहा हूँ कि इसमें सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होती है और इसके अंदर कौन सी रिंग होती है, इसके अंदर एक होती है, वो भी होती है आपके हेक्सोज रिंग। एक होती है, वो भी कैसी रिंग होती है, हेक्सोज रिंग होती है इसके अंदर, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के अंदर। बेसिक बात की हमने कि डीएनए इज द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, सो इट्स नोन एज पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और एक न्यूक्लियोटाइड होता है, वो बना होता है नाइट्रोजन बेस, पेंटोस शुगर और फॉस्फेट ग्रुप का, ठीक है। नाइट्रोजन बेस आर बेसिकली क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, वन इज द प्यूरिन एंड अदर वन इज द पायरिमिडिन। प्यूरिन्स में आएगा एडेनिन एंड ग्वाइनिन। इट्स ए डबल रिंग स्ट्रक्चर, जिसमें एक तो होगी एक्सोज रिंग और एक होगी आपकी पेंटोस रिंग। पायरिमिडिन में आता है थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिल। इट्स ए सिंगल रिंग स्ट्रक्चर्स और इसमें होता है वन हेक्सोज रिंग। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम बात करेंगे पेंटोज शुगर की, कि पेंटोज शुगर कौन सी होती है इसमें, ओके। तो नोट कर लीजिए इसको एक बार। नाउ स्टूडेंट्स, वी आर डिस्कसिंग द सेकंड फैक्टर ऑफ डीएनए, यानी हम पढ़ रहे थे डीएनए के अंदर कि इट्स ए पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ये किसका पॉलीमर होता है, न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर होता है। और न्यूक्लियोटाइड के अंदर हमने देखा कि जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो नाइट्रोजन बेस, पेंटोस शुगर और किसका बना होता है, फॉस्फेट ग्रुप का बना होता है। अब यहाँ पर बात करते हैं किसकी, पेंटोस शुगर की, कि पेंटोस शुगर कौन सी होती है। तो देखिए डीएनए की अगर हम बात करें तो डीएनए में जो पेंटोस शुगर होती है उसको हम कहते हैं डीऑक्सी राइबोज। और अगर हम आरएनए की बात करें तो आरएनए में जो शुगर होती है उसको बोलते हैं हम राइबोज शुगर, ठीक है। डीएनए में कौन सी शुगर होगी, डीऑक्सी राइबोज। और आरएनए में जो शुगर होती है उसको बोलते हैं राइबोज शुगर। दोनों की स्ट्रक्चर सेम है, बस एक डिफरेंस है, उसको मेंशन करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं ये कौन सी शुगर है, पेंटोस शुगर। पेंटोस शुगर है, इसका मतलब इसमें कितने कार्बन होंगे, 5 कार्बन होते हैं, ठीक है। तो वो मैंने बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में आपको बताया भी था, तो इसको दोबारा ऐसे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम बनाते हैं इसको। ये देखिए पेंटोस शुगर है, तो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है। ये कार्बन नंबर 1 2 3 4 carbon are situated in a cyclic form and 1 carbon is present outside the ring। ये कौन सा है, 5 नंबर कार्बन दे देते हैं इसको। अब इनको इसकी जो वैलेंसी है कार्बन की उसको सेटिस्फाइड करते हैं, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 है, तो यहाँ पर इसको सेटिस्फाइड कर दें। OH H H OH H OH, ठीक है। 4 कार्बन तो साइक्लिक फॉर्म में है, 5वां कार्बन बाहर है CH2। उसके बाद सभी को हमने OH OH H OH से इसको सेटिस्फाइड कर दिया। तो ये जो आप शुगर देख रहे हो ये क्या है, राइबोज। इस शुगर को हम क्या कहेंगे, राइबोज शुगर। अब बात कर रहे हैं हम किसके, डीऑक्सी राइबोज की। तो सेम है, बना देते हैं इसको। ये लीजिए, ये भी 5 कार्बन है, पेंटोस शुगर है। 4 कार्बन यहाँ पर भी साइक्लिक फॉर्म में होंगे, 1 2 3 और 4। 5वां कार्बन जो है वो आउटसाइड द चेन होगा। अब इसको भी सेटिस्फाइड कर देते हैं HOH से। देखो राइबोज ही बनाई है मैंने। अब आपने को क्या बनाना है, डीऑक्सी राइबोज, यानी एक ऑक्सीजन कम होगी, कौन सी, 2 नंबर कार्बन पे।
बस ये क्या हो गया आपका डीऑक्सीराइबोज, इतना ही डिफरेंस है। ये हो गया आपके डीऑक्सीराइबोज शुगर। ठीक है, अब यहाँ पर एक कंसेप्ट की बात और करेंगे हम। देखो ये जो शुगर है ना, इसका जो ये फर्स्ट कार्बन है, इस फर्स्ट कार्बन के साथ कौन अटैच होता है? नाइट्रोजन बेस। ध्यान से सुनिए मेरी बात को, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, क्योंकि जब न्यूक्लियोटाइड बनेगा तो नाइट्रोजन बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट बाइंड होगी। तो पेंटोज शुगर जो है उसके ऊपर नाइट्रोजन बेस किस कार्बन पे अटैच होगा? 1 नंबर जो कार्बन है उससे जुड़ेगा। नाइट्रोजन बेस 1 नंबर कार्बन पे जुड़ेगा, और जहाँ पे ये जुड़ता है उस बॉन्ड को बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। क्या बोलेंगे इसको? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर कि इन द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए विच बॉन्ड्स आर सिचुएटेड बिटवीन नाइट्रोजन बेस एंड पेंटोज शुगर? द बॉन्ड इज ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ठीक है, अब इसको यहीं एक बार अपने स्टॉप करते हैं। मान लीजिए 5 नंबर जो कार्बन है ना, इस पे क्या जुड़ेगा? इस पे जुड़ेगा फॉस्फेट ग्रुप। दोबारा ध्यान रख सुनिए मेरी बात को, इंपॉर्टेंट बात है ये, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। पहले कार्बन पे तो जुड़ेगा नाइट्रोजन बेस, और बॉन्ड कौन सा होगा? ग्लाइकोसाइडिक। और 5वां जो कार्बन है पेंटोज शुगर का, इस पे क्या जुड़ेगा? फॉस्फेट। और इस बॉन्ड को क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। इसको क्या बोलेंगे? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ये 2 कंसेप्ट आपको ध्यान रखने हैं। इसी को लेकर हम आगे अभी डिस्कस करेंगे कि पेंटोज शुगर के फर्स्ट कार्बन पे तो अटैच होगा नाइट्रोजन बेस, जिस पे कौन सा बॉन्ड बनेगा? ग्लाइकोसाइडिक। और 5वें कार्बन पे क्या अटैच होगा? फॉस्फेट ग्रुप। वहाँ पर क्या होगा? फॉस्फोडाइएस्टिक बॉन्ड। तो ये देखो, ये पूरा एक न्यूक्लियोटाइड हो गया। न्यूक्लियोटाइड किसको बोला था आपने? नाइट्रोजन बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट। इन तीनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड। तो मैंने यहाँ पर एक न्यूक्लियोटाइड आपको बनाकर दिखाया है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसको। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड भी एक नया कंसेप्ट दिया हुआ है एनसीईआरटी में, उसको मेंशन करेंगे। नोट कीजिए आप। तो स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे न्यूक्लियोटाइड को, और न्यूक्लियोटाइड में मैंने आपको बताया था कि एक तो नाइट्रोजन बेस अटैच होगा, दूसरा पेंटोज शुगर, डीएनए की बात कर रहे हैं तो डीऑक्सीराइबोज शुगर होगी, और तीसरा होगा आपका फॉस्फेट ग्रुप। अब देखिए, फॉस्फेट ग्रुप की हमने बात नहीं की कि फॉस्फेट ग्रुप कौन सा होता है। तो फॉस्फेट जो ग्रुप होता है वो होता है आपका फॉस्फोरिक एसिड, और फॉस्फोरिक एसिड जो है उसका फॉर्मूला आपको पता ही है, क्या होता है? H3PO4। क्या होता है? H3PO4। तो फास्फोरस क्या होता है? पेंटावेलेंट होता है, इसकी 5 होती है वैलेंसी। तो इसकी स्ट्रक्चर होगी इस प्रकार से, ये किसकी स्ट्रक्चर है? ये है आपकी H3PO4 की स्ट्रक्चर है। अब बात करते हैं, आपको यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड के बाद में एक टर्म दे रखी है, न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? न्यूक्लियोसाइड किसको बोलते हैं? तो न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं हम नाइट्रोजन बेस और पेंटोज शुगर को। नाइट्रोजन बेस और पेंटोज शुगर को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसाइड। और इनसे क्या जुड़ जाए? एक फॉस्फेट और जुड़ जाए तो उसको क्या बोल देंगे? न्यूक्लियोटाइड। अब मुझे बताओ, डीएनए में कितने न्यूक्लियोटाइड होंगे और कितने टाइप के न्यूक्लियोसाइड होते हैं? सोचिए एक बार, फिर बताऊंगा। डीएनए में कितने टाइप्स के क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड होंगे, और कितने टाइप के न्यूक्लियोसाइड होंगे? सोचिए फिर बताइए आप। क्वेश्चन ये है आपका कि कितने टाइप के न्यूक्लियोटाइड होते हैं डीएनए में, और कितने टाइप्स के न्यूक्लियोसाइड होते हैं। तो देखिए,
मैंने कहा है न्यूक्लियोटाइड होता है नाइट्रोजन बेस, पेंटोस शुगर और फॉस्फेट ग्रुप। तो पेंटोस शुगर तो है डीऑक्सीराइबोज, कॉमन है, फॉस्फेट भी सेम है। नाइट्रोजन बेस कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के। तो न्यूक्लियोटाइड भी कितने टाइप के हो जाएंगे? 4 टाइप के। यानी एडेनिन जुड़ेगा तो अलग न्यूक्लियोटाइड होगा, थाइमिन जुड़ेगा तो अलग होगा, ग्वाइनिन जुड़ेगा तो अलग हो जाएगा, साइटोसिन है तो अलग हो जाएगा। वैसे ही न्यूक्लियोसाइड भी कितने प्रकार के हो गए? 4 प्रकार के। एडेनिन जुड़ेगा तो अलग हो जाएगा, थाइमिन जुड़ेगा तो अलग हो जाएगा, ग्वाइनिन जुड़ेगा तो अलग हो जाएगा, साइटोसिन जुड़ेगा तो अलग हो जाएगा। ठीक है, और जुड़ेंगे किससे? अभी बताया आपको, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से। यानी मैं कह सकता हूं नाइट्रोजन बेस एंड पेंटोस शुगर अटैच with the help of ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसाइडिक जो बॉन्ड है उसकी हेल्प से ये जुड़ते हैं। ओके, तो ये बात है। अब देखिए कितने टाइप्स के हो सकते हैं। तो मान लेते हैं नाइट्रोजन बेस अपने एडेनिन को ले लेते हैं। किसको ले लेंगे? एडेनिन को। मान लीजिए एडेनिन किसके साथ जुड़ रहा है? एडेनिन जुड़ रहा है, पेंटोस शुगर तो सेम ही होगी सभी में, डीऑक्सीराइबोज के साथ। अब आप बताइए कि जब एडेनिन डाइऑक्सीराइबोज शुगर के साथ जुड़ रहा है, यानी पेंटोस शुगर के साथ एक नाइट्रोजन बेस जुड़ रहा है, तो इसका मतलब है तो न्यूक्लियोसाइड ही। नाम क्या होगा इसका? नाम हो जाएगा इसका, एडेनिन जुड़ रहा है तो इसको बोल देंगे डीऑक्सी एडिनोसिन। क्या बोल देंगे इसको? डीऑक्सी एडिनोसिन। डीऑक्सी वर्ड तो शुगर का आ गया और एडेनिन से बन गया एडिनोसिन। वैसे ही मान लो एडेनिन के बाद थाइमिन आ गया। मान लो अगर थाइमिन जुड़ेगा किसके साथ? डीऑक्सीराइबोज शुगर के साथ, तो इसको क्या बोल दोगे? इसको बोल दोगे डीऑक्सी थाइमिडीन। क्या बोल दोगे इसको? डीऑक्सी थाइमिडीन। अब बात करते हैं, मान लो जुड़ गया साइटोसिन। अगर साइटोसिन जुड़ जाए डीऑक्सीराइबोज के साथ, तो इसको क्या बोल दोगे? डीऑक्सी साइटिडीन। इसको बोल दोगे डीऑक्सी साइटिडीन। वैसे ही अगर हम कह दें यूरेसिल जुड़ जाए, सॉरी ग्वाइनिन होगा इसमें, तो यूरेसिल तो उसमें होता है आरएनए में। ग्वाइनिन अगर जुड़ जाए डीऑक्सीराइबोज के साथ, डीऑक्सीराइबोज शुगर है उसके साथ जुड़ेगा, तो इसको क्या कह दोगे? डीऑक्सी गुआनोसिन। तो ये लीजिए, आप देख सकते हो कितने टाइप के न्यूक्लियोसाइड हैं? 4 टाइप के, क्योंकि नाइट्रोजन बेस भी कितने टाइप के हैं? 4 टाइप के हैं। वैसे ही न्यूक्लियोटाइड भी 4 टाइप के हो जाएंगे। बस इनके साथ क्या जोड़ना है आपको? एक फॉस्फेट और जोड़ देंगे तो ये न्यूक्लियोसाइड किस में चेंज हो जाएगा? न्यूक्लियोटाइड में चेंज हो जाता है। तो आपने देखा न्यूक्लियोटाइड जो है वो नाइट्रोजन बेस, पेंटोस शुगर और फॉस्फेट ग्रुप से मिलकर बनता है। फॉस्फेट ग्रुप होता है H3PO4 यानी फास्फोरिक एसिड, H3PO4 जिसको बोलते हो। उसके बाद आपने देखा कि न्यूक्लियो जो साइड होते हैं वह नाइट्रोजन बेस और पेंटोस शुगर से मिलकर बनते हैं। नाइट्रोजन बेस 4 टाइप के हैं तो न्यूक्लियोसाइड भी 4 टाइप के होंगे। और बॉन्ड कौन सा होगा? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। और चारों के नाम मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं। तो ये आपने डिस्कस किया न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। नोट्स साथ साथ में बना रहे हैं हम, तो साथ साथ में ही बनाते रहिए इस चैप्टर के। ठीक है ना? तो नोट कीजिए इसको एक बार।